प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष निराला की बादल राग कविता श्रृंखला की छठी कविता और राजे ने अपनी रखवाली की का पाठ विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बादल राग 6 अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बादल राग शीर्षक 6 कविताओं में इस अंतिम कविता को सबसे अधिक महत्व दिया था। आप इस कविता की पंक्तियों पर गौर फरमाएं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ये समीर सागर पर ही बादल तैरता है। आप देखते होंगे कि बादल जब तैरता है तो कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। किस लिए? इसलिए कि वह हवा के सहारे अपना स्थान परिवर्तित करता है। और यहाँ जो कहा जा रहा है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो यहाँ अस्थिर सुख किसका है? यहाँ अस्थिर सुख है सामंतों का, शोषकों का। क्यों अस्थिर सुख है? क्योंकि जो शोषित हैं वे विद्रोह की मुद्रा में हैं। वे इस सुख को बहुत अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए निराला कहते हैं अस्थिर सुख पर दुख की छाया। किसके दुख की छाया? जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं। वे शोषकों के सुख को अस्थिर बनाने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लय की प्लावित माया। शोषकों के द्वारा दिए गए कष्ट से सारे संसार का हृदय दग्ध है और पीड़ित है यह सारी दुनिया। और ऐसे में बादल जो है वह निर्दय विप्लव के रूप में, विद्रोह के रूप में प्रस्तुत होता है। निर्दय विप्लव किस लिए कहा गया है? क्योंकि विद्रोह यानी विप्लव जब निर्दय होता है तो इतना कठोर होता है कि रौंद डालता है वह शोषकों को। और ऐसे में कभी कभी होता है कि जो शोषित होते हैं वे भी कभी कभी इसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन इस कारण से उस विद्रोह को रोका तो नहीं जा सकता है। फिर यहाँ 2 शब्द आए हैं, प्लावित और माया। वेदांत दर्शन से प्रभावित थे निराला, इसलिए कुछ ऐसे शब्द उनकी कविताओं में आते हैं जिसकी व्याख्या उस ढंग से करनी पड़ती है। यहाँ प्लावित माया का अर्थ है ब्रह्म की शक्ति, जिसके सहारे वह सृजन करता है, सृष्टि करता है। यहाँ बादल सृजन की भूमिका में है, सृष्टि करने की भूमिका में है। यह रणतरी क्या है? युद्धपोत है, भरी आकांक्षाओं से। और वह किसकी आकांक्षाओं से वह रणतरी भरी हुई है? तो जो किसान हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं से यह रणतरी भरी हुई है। और यह रणतरी जब पार होगी तभी किसानों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। वे जो चाहते हैं वो होगा। अगर रणतरी बीच भंवर में डूब गई या पार नहीं उतरी तो फिर किसानों का कल्याण नहीं है, शोषितों का कल्याण नहीं है और शोषक की स्थिति इसमें मजबूत होने लगती है। इसीलिए कवि कहता है कि यह जो रणतरी है, बादल रूपी रणतरी, वह दलित किसान, गरीब किसान, शीर्ण किसान, जीर्ण किसान की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई रणतरी है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की। अब यहाँ देखिए, जब आप निराला की कविताओं का पाठ करें तो इस बात पर ध्यान दें कि कविता की पूरी पंक्ति समाप्त न भी हो तो बीच की पंक्ति पर जहाँ कौमा है, जहाँ पूर्ण विराम है, वहाँ आप अपनी बात को समाप्त करें।
और वहाँ से उसका अर्थ उठाए तब सही अर्थ तक पहुँच सकेंगे। उदाहरण के लिए आप इन पंक्तियों को देखें। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की। अब कहता है कवि कि नवजीवन की आशा से भरकर, तीसरी पंक्ति पर पहुंचना पड़ता है पाठकों को कि नवजीवन की आशाओं से भरकर यह जो पृथ्वी के हृदय में जो सोए हुए अंकुर हैं वे जग पड़ते हैं जब बादलों को गरजते हुए देखते हैं। यानी बादल जो हैं वे जो छोटे छोटे किसान हैं, जो सुप्त किसान हैं, जिनके जीवन में खुशियां नहीं हैं, जिनके खेत झुलस रहे हैं, जो पानी के लिए आकाश में टकटकी लगाए हुए हैं, उनकी आशाओं के केंद्र में बादल है। इसीलिए जब आकाश में बादल मंडराता है, गरजता है, गर्जन करता है, तो जहाँ शोषक डर जाते हैं वहाँ जो छोटे छोटे किसान हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, वे नवजीवन की आशा में उनकी ओर टकटकी लगाकर देखते हैं और पृथ्वी के हृदय में जो सुप्त अंकुर हैं वे जग पड़ते हैं। और पृथ्वी के उर में जो सुप्त अंकुर हैं जग पड़ते हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो किसान सुप्त हैं, बादलों को जब नहीं देखते हैं तो निराश हो उठते हैं कि खेत तो जल जाएंगे, बारिश नहीं होगी तो फिर अगली फसल कैसे होगी। और वह जब देखते हैं गर्जन करते हुए बादलों को तो उनका हृदय उल्लास से नाच उठता है और उनकी सुप्त आशाएं जो होती हैं वो जग जाती हैं। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। अब यहाँ से इस पंक्ति को शुरू कीजिए, नवजीवन की। यह आधी पंक्ति हमारी समझ में नहीं है क्योंकि यहाँ से ऊंचा कर सिर, यह अगली पंक्ति शुरू होती है कि ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल फिर। अब फिर से शुरू कीजिए कि वे बार बार विप्लव के बादल को ऊंचा सिर करके ताक रहे हैं। वे छोटे जन हैं, लघु जन हैं और वे अपना सिर ऊंचा करके आकाश की ओर बार बार ताक रहे हैं आशाओं से। वे तने हुए पहाड़ नहीं हैं, वे शोषक नहीं हैं जो तने हुए हैं और उनका सिर गर्व से उन्नत है, घमंड से उन्नत है। वे छोटे छोटे जन हैं जो नीचे हैं, धरती पर हैं और बादल का गर्जन जब सुनते हैं तो आशाओं से भरकर फिर बार बार उनकी ओर सिर ऊंचा करके देखने की कोशिश करते हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। बार बार गर्जन हो रहा है और बार बार मूसलाधार बारिश हो रही है, सारा संसार हृदय थाम लेता है। यह बादल के घनघोर वज्र हुंकार को सुनकर सारा संसार हृदय थाम कर देखने लगता है। असनिपात से साहित उन्नत सत सत वीर। पाठकों और विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि यह ओजपूर्ण बिंब है। अभी जो आपने बिंब देखा कि बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, यह बादल का जो यह रूप है वह ओजपूर्ण बिंब को सूचित करता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, शब्दों का चयन भी ऐसा है कि लगता है कि बादल की गर्जना जो है वह सुनाई दे रही है। तो एक तरफ तो यह ओजपूर्ण बिंब है और आगे चलकर आप देखेंगे कि फिर कोमल बिंब उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भाव और भाषा दोनों स्तरों पर निराला के काव्य में विरुद्धों का सामंजस्य है। अगर एक तरफ वे ओजपूर्ण बिंब देते हैं तो फिर तुरंत उसके बाद वे कोमल बिंबों से भरपूर अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं और यह उनके काव्य का दोष नहीं वरन गुण है। आगे कहते हैं, असनिपात से साहित उन्नत सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। जो अपने घमंड में तने हुए हैं और
नतमस्तक होना नहीं जानते हैं, आकाश से भी जो होर ले रहे हैं, आकाश की ऊंचाई से भी जिनकी स्पर्धा है, ऐसे लोगों के लिए क्या है बादल के पास? अशनिपात है, वो बिजली गिरती है, वज्रपात होता है, और सिर्फ वे धाराशायी ही नहीं होते हैं, शायित ही नहीं होते हैं, बल्कि उनका उन्नत सिर छत विक्षत हो जाता है। जो बादल गरीबों के लिए, किसानों के लिए जीवनदायी हैं, वही बादल जो उन्नत सिर करके आसमान से होर ले रहे हैं और समझते हैं कि सारी दुनिया मेरे चरणों में है, मेरे कदमों में है, मेरी मुट्ठी में है, ऐसे लोगों के लिए वे वज्रपात करते हैं और छत विक्षत कर देते हैं, बिल्कुल धाराशायी कर देते हैं। पंक्तियों पर ध्यान दें। अशनिपात से सायित उन्नत सत सत वीर, एक दो नहीं, सत सत ऐसे दर्प से भरे हुए वीर को वे भूमि लुंठित कर देते हैं, वज्रपात से बिजली गिराकर। छत विक्षत, जो अभी कुछ देर पहले तक सिर ऊंचा किए हुए कीड़े मकोड़े समझ रहे थे छोटे जनों को, लघु जनों को, कुछ क्षणों में ही बादल उनके गर्व को चूर कर देता है, धाराशायी कर देता है, उन्हें भूमि लुंठित कर देता है, शायित कर देता है और छत विक्षत कर देता है। लगता है जैसे उनका अस्तित्व ही तहस नहस हो गया है। और आश्चर्य होगा अब नीचे का बिंब देखकर कि कहाँ तो यह कठोर बिंब, यह ओजपूर्ण बिंब, और तुरंत इतनी कोमल पदावलियाँ, इतने कोमल शब्द और इतना सुंदर बिंब, तो आश्चर्य होता है। और यही निराला के काव्य की ताकत है, यह निराला के काव्य की विशेषता है जो हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार। तो जहाँ ऊंचे और गर्व से तने हुए पहाड़ जैसे व्यक्तित्व धाराशायी हो जाते हैं बादल के कारण, जब वे बिजली गिराते हैं, वज्रपात करते हैं, और वहीं पर जो छोटे छोटे पौधे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब तूफान आता है, आंधी आती है, वज्रपात होता है, तो ज़्यादातर बड़े बड़े वृक्ष धाराशायी होते हैं, छोटे छोटे पौधे तो हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता है बड़े बड़े उन्नत पेड़ों का, जिनको अपने पर बहुत गर्व है, घमंड है, और जिन्हें लगता है कि मेरे साए तले ही ये सारे पौधे अपना अस्तित्व प्राप्त कर रहे हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार। छोटे पौधों का भार जो होता है वो तो कुछ होता ही नहीं है, हल्का होता है, इसलिए वे अपने लघु भार से बिल्कुल प्रसन्न होते हैं और हंसते रहते हैं, क्योंकि बादल जो है वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। बादल तो बिगाड़ते हैं बड़े बड़े उन्नत वृक्षों को, बड़े बड़े उन्नत पहाड़ों को, इसलिए हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। जिन्हें हम छोटा समझते हैं, लघु समझते हैं, शोषित समझते हैं, जिनके अस्तित्व को भी हम नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, वैसे अस्तित्व को ये बादल जो है, विप्लवी बादल, वह ताकत प्रदान करता है। सस्य अपार। निराला ने बैशवारे और महिषादल के हरे भरे खेत देखे थे, धान के पौधे देखे थे। बंगाल में उनका बहुत समय बीता था और बंगाल में धान की खेती खूब होती है, तो वे सारे बिंब संस्कार रूप में ही ग्रहण कर चुके थे निराला। इसलिए वे बहुत अच्छे ढंग से इन बिंबों को हमारे सामने प्रतिबिंबित करते हैं और कहते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार। अब आगे की पदावली देखें। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, हिल हिल खिल खिल।
8 मात्राओं का सम्मात्रिक छंद है। यहाँ आप गिन कर देख सकते हैं, अगर आपके सामने यह पाठ हो तो हिल हिल खिल खिल 8 मात्राओं का यह सम्मात्रिक छंद है। और इसमें एक प्रगीतात्मकता का बोध होता है। हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, वे हाथ हिलाते हैं और तुझे बुला रहे हैं। ये बादल वे हाथ हिलाते हुए तुम्हें बुला रहे हैं। ये छोटे छोटे बादल ये आतंकित नहीं हैं, जो धनी हैं, जो शोषक हैं, वे तुम्हारी वज्र हुंकार से कंपायमान हो रहे हैं, डर रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे पौधे तो अत्यंत प्रसन्न हैं तुम्हारी गर्जना सुनकर, और खेतों में झूम झूम कर हिल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और हाथ हिला हिला कर तुझे बुला रहे हैं कि तुम आओ और नवजीवन प्रदान करो। तुम्हारे नहीं आने से हम सूख जाएंगे, हमें पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, इसलिए ऐ बादल तुम आओ और हमें नवजीवन प्रदान करो। और आपने यहाँ देखा कि पहले तो लगता है कि कितना बड़ा विरोधाभास है, इतना कठोर बिंब पहले वाले पदबंध में, और ठीक उसके बाद वाले पदबंध में इतनी कोमल पदावलियाँ, इतने कोमल भाव। लेकिन यही तो निराला के काव्य का वैशिष्ट्य है, जो वैशिष्ट्य हम अन्यत्र नहीं देखते हैं। विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। यह पंक्ति जो है कि विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते, इस पंक्ति को आप 3 भागों में बांट दें तो देखेंगे कि 8 मात्राओं के सम्मात्रिक छंद से बने हैं। विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते, ये तीनों जो हैं वो 8 मात्राओं से बने हैं। तो जब विद्रोह होता है, जब आंदोलन होता है, तो जो शोषित होते हैं उनको लाभ होता है, और जो धन संचयी हैं, बड़े हैं, जिन्होंने कुबेर का खजाना भर लिया है, वे आतंकित होते हैं। और इसलिए कहता है कवि कि विप्लव रब से, आंदोलन की ध्वनि से, विद्रोह की ध्वनि से जो छोटे हैं वही शोभा पाते हैं, वे श्री को प्राप्त करते हैं। और जो बड़े हैं, जिन्होंने सारा धन लूट कर कुबेर का खजाना बना लिया है, वे कंपित होने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। इसलिए इस कविता में यह जो पंक्ति है कि विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते, अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा ने इस पंक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या की है और कहा है कि यह इस कविता की सबसे सुंदर पंक्ति है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अब देखिए कवि क्या कहता है, वह जो शोषक हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सामंत हैं, उनकी अट्टालिकाओं को वह कहता है कि वह अट्टालिका नहीं है, भवन नहीं है, वह तो आतंक भवन है। आतंक भवन क्यों कहता है कवि? इसलिए कहता है कि वह अट्टालिका कैसे बनी? वह अट्टालिका बनी है श्रमिकों के शोषण के बल पर, उनके पसीनों की बूंदों के बल पर। इसलिए वह जो अट्टालिका है उससे लोक मंगल को नहीं जोड़ा जा सकता है, वह तो शोषण का प्रतीक है। न जाने कितने लघु जनों के आंसू, कितने श्रमिकों के पसीने की बूंदें उन अट्टालिकाओं में समाहित है। आप याद करें वह तोड़ती पत्थर, निराला की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, उसमें भी तो मजदूरी जब हथौड़े से पत्थर पर प्रहार करती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कहता है कवि कि सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। उसका सामान्य अर्थ तो है कि वह पत्थर तोड़ रही है, मजदूरीन है। एक प्रिय ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप में एक पेड़ के नीचे, कैसे पेड़ के नीचे? जो पत्रहीन है, उस पेड़ के नीचे वह पत्थर तोड़ रही है और सामने की ओर देख रही है। तो
कवि कल्पना करता है कि वह सामने पड़े हुए पत्थर को नहीं तोड़ रही है। देखने में लगता है कि वह अपने गुरु हथौड़ा से, बड़े हथौड़े से सामने पड़े हुए पत्थर को तोड़कर गिट्टियों में तब्दील कर रही है, लेकिन वस्तुतः वह सामने पड़े पत्थर को नहीं तोड़ रही है, बल्कि उस अट्टालिका पर प्रहार कर रही है जिसमें ठंडे वातानुकूलित कमरे में लोग सोए हुए हैं और उस अट्टालिका के प्राचीर के भीतर चारों तरफ छायादार हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो अंदर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वे तो छायादार वृक्ष के वलयाकार वृत्त में हैं, और जो पत्थर तोड़ रही है युवती, वह पत्रहीन नग्न गाछ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है। तो वहाँ भी कभी कल्पना करता है कि वह पत्थर नहीं तोड़ रही है, बल्कि अपने गुरु हथौड़े से बार बार सामने की अट्टालिका पर प्रहार कर रही है। फिर यहाँ देखें कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अब यहाँ से उसका संबंध जोड़िए कि वह भी तो आतंक भवन है, जिसके कारण हम कल्पना करते हैं कि वह युवती पत्थर नहीं तोड़कर अट्टालिका पर प्रहार कर रही है, और यहाँ बादल जो है वह उस अट्टालिका पर प्रहार कर रहा है। तो वह अट्टालिका नहीं है, आतंक भवन है। वो आतंक उत्पन्न करता है शोषितों के लिए, गरीबों के लिए। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। यहाँ पर कभी कहता है कि पंख का अर्थ ऐसे कीचड़ है, लेकिन पंख का अर्थ यहाँ निम्न स्तर पर है। ये वर्षा जो है वह मुख्य रूप से निम्न जनों के लिए है, लघु लोगों के लिए है, छोटे जन के लिए है। तो सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। जल का जो यह विप्लव प्लावन होता है, प्रवाह होता है, वह लघु जन के लिए होता है। और क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। बहुत सुंदर प्रयोग है। यहाँ प्रफुल्ल शब्द जो आया है जलज के लिए, तो प्रफुल्ल कहते हैं प्रसन्नता को, किंतु प्रफुल्ल यहाँ कुसुमित से लिया जा सकता है इसका अर्थ, क्योंकि जलज जो है वह पंख में होता है, और उसे जब जल मिलता है तभी वह प्रफुल्लित होता है, खिलता है या प्रसन्न होता है। तो प्रस्फुटित कमल जल से ही तो अपना प्राप्त करता है पोषण, और जो पोषण प्राप्त करता है और जो जल प्राप्त करता है वह लगता है जैसे उसकी पंखुड़ियों से नीर के रूप में छलकता रहता है। अब आगे देखिए, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इसका सामान्य अर्थ, अभिधा में यह अर्थ हुआ कि शैशव का, बचपन का जो शरीर होता है उसमें रोग शोक में भी बच्चा हंसता रहता है, किंतु यहाँ शैशव का सुकुमार शरीर से अर्थ हुआ कि जो जनसाधारण हैं, जो कमजोर हैं, वे तो रोग में शोक में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि रोग में, सुख में, दुख में, विपत्ति में भी अगर वे अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढेंगे तो वे तो जीवन भर आंसू ही बहाते रहेंगे, कभी वे प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। आप आम जिंदगी में भी देखते होंगे कि बढ़ई मिस्त्री है जो रंदा चला रहा है, जो मजदूर है वह ग्रीष्म की धूप में ईंट जोड़ रहा है और उसी में वह हंस बोल रहा है, खिलखिला रहा है। तो यहाँ जो कवि कहता है कि शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता है, वह सार्थक है। और यह छोटे और लघु जनों के लिए हैं कि वे जो छोटे हैं, वे लघु हैं, वे बड़े बड़े सुख की कल्पना नहीं करते हैं और अपने रोग शोक में, दुख तकलीफ में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, खुशी हासिल कर लेते हैं। अब आगे का बिंब देखें जो दुष्टों के लिए है, आताताइयों के लिए है। रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष। कोष खजाना तो उनका रुद्ध है, उसमें इतने पैसे ठुसे हुए हैं, इतने पैसे उसमें ठसे हुए हैं कि जगह नहीं है। यानी उनका खजाना जो है वह बिल्कुल अब रुद्ध है, अब उसमें जगह नहीं है पैसा रखने की। और विडंबना देखिए, क्षुब्ध तोष, और उन्हें तब भी संतोष नहीं है।
उनका खजाना रुद्ध है, ठसा हुआ है, अब उसमें पैसे रखने की जगह नहीं है, लेकिन तब भी वे संतुष्ट नहीं है, विक्षुब्ध है कि और चाहिए, सारी दुनिया की संपत्ति चाहिए। लेकिन बादल जब आता है तो ऐसे लोगों का हश्र क्या होता है। अंगना अंग पर लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना के अंग से लिपटे हुए, स्त्री के अंग से लिपटने पर भी वे बादल की गर्जना सुनकर भय से कांपने लगते हैं। तो फिर क्या अर्थ है ऐसे धन का कि जो लघुजन है वे तो छोटी छोटी खुशियों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं, और रोग शोक में भी प्रसन्न हो लेते हैं, किंतु जो ये बड़े बड़े धनी हैं, पूंजीपति हैं, उनके खजाने अवरुद्ध हैं, उसमें पैसे रखने की जगह नहीं है, तब भी वे असंतुष्ट हैं और बादल की गर्जना सुनकर भयभीत हो उठते हैं, कांपने लगते हैं। तो यहाँ पर जो कवि कहता है कि आतंक अंक पर कांप रहे हैं, वह बिल्कुल सही कहता है कि वह भय के मारे अपनी पत्नी, अपनी स्त्री के अंक में लिपट पड़ते हैं, और तब भी लगता है कि स्त्री का अंक, पत्नी का अंक, पत्नी का अंक नहीं है बल्कि आतंक का अंक है, और वे डर के मारे कांपने लगते हैं। एक तरफ तो छोटे छोटे जन हैं जो दुख में, शोक में भी प्रसन्नता ढूंढ लेते हैं, जीने का सहारा ढूंढ लेते हैं, और दूसरे तरफ वे बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनका खजाना भरा हुआ है पैसों से, रुद्ध कोष है, क्षुब्ध तोष है, खजाने भरे हुए हैं, उसमें पैसे रखने की जगह नहीं है, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं है, वे क्षुब्ध हैं। अंगना अंग पर लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। जहाँ छोटे जन बादल की गर्जना सुनकर प्रसन्न हो उठते हैं, वहाँ ये पूंजीपति उनकी गर्जना सुनकर अपनी पत्नी के अंक में, स्त्री के अंक में लिपटे होने पर भी डर से कांपने लगते हैं, मानो वह अंगना अंक न होकर आतंक का अंक हो, मानो वे आतंक के अंक में लिपटे हुए हों, और इस ढंग से वे डर से कांपने लगते हैं। इस कविता का जो सबसे अंतिम बंद है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि यह अंतिम बंद सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अच्छा है। जीर्ण बाहु है, उसके पहले आपने देखा कि जो पूंजीपति हैं वे डर कर अपनी आंखें और अपना मुंह ढक रहे हैं, अट्टालिका के भीतर सोए हुए हैं, पत्नी के अंक में सोए हुए हैं, और तब भी त्रस्त होकर, भयभीत होकर अपनी आंखें और अपना मुख जो है वे ढक रहे हैं। दूसरी तरफ वे छोटे छोटे किसान हैं। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, आए विप्लव के वीर। और जहाँ पूंजीपति डर रहे हैं, वहाँ जो वे छोटे छोटे किसान हैं, जिनकी बाहें कमज़ोर हैं, जिनके शरीर में अब कुछ नहीं बचा है, मांस भी नहीं दिखता है, लगता है वे कंकाल मात्र हैं, शोषकों ने उनके शरीर का सारा रक्त मांस मानो चूस लिया है, ऐसे शीर्ण शरीर वाले और जीर्ण बाहु वाले जो कृषक हैं, वे अधीर होकर बुला रहे हैं बादल को, ये बादल जल्दी से आओ और हमारे जीवन में खुशियाँ लाओ। तो कितना विरोधाभास है। जो धनी हैं, शोषक हैं, वे डर रहे हैं, जो शोषित हैं, गरीब हैं और कंकाल मात्र रह गए हैं, ऐसे किसान अधीर होकर, बेचैन होकर बादलों को बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐ विप्लव के वीर, तुम विप्लव के वीर हो, तुम ही आकर विद्रोह करोगे, आंदोलन करोगे, विप्लव करोगे, तब इन किसानों की स्थिति में, इन शोषितों की स्थिति में सुधार होगा। चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। अब उनके जीवन में क्या बचा है? कुछ नहीं है, सारा उनका चूसा जा चुका है। शोषकों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा उनके जीवन का सार तत्व सोख लिया गया है। हार मात्र ही है आधार। अब यह जो कंकाल बचा है, यही उनका आधार है।
और कुछ नहीं बचा है उनके पास। ऐ जीवन के पारावार, कितनी अच्छी पंक्ति है कि ऐसे में जिन किसानों के शरीर का रक्त मांस चूस लिया गया है, जिनके जीवन का कोई आधार नहीं है, मात्र उनके कंकाल के सिवा, ऐसे में वह बादल जो है वह उनके जीवन का पारावार है। आज के संदर्भ में भी देखें तो यह कविता कितनी महत्वपूर्ण है। आप दिन रात सुनते हैं कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और लगता है कि ये किसान क्या हैं, वही उसी गोदान के होरी की संतानें हैं। किसान होरी ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन वह आत्महत्या के बराबर ही था। और ऐसे किसानों के लिए यह बादल जो है वह जीने का सहारा है। और जो उच्च कोटि की कविता होती है वह कालजयी होती है, वह हर काल में प्रासंगिक होती है वह कविता। और आप खुद विचार करें कि यह कविता आज भी कितनी प्रासंगिक है। यह किसान की समस्या को दिखला रही है। और आज जब हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में दिन रात किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और ऐसे में उन किसानों की स्थितियों पर चित्रित यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है।